नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना के प्रतिबंध काफी बड़े हैं। लगातार निराश करने वाली खबरों के बीच कोरोना को लेकर पहली बार कुछ राहत की खबर आई है। हमारे देश में कोरोना के दैनिक केस जो हैं वो कम हुए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के आंकड़ों से ये लग रहा है कि ये राज्य कोरोना महामारी से उबरने का संकेत दे रहे हैं। हमारे देश के करीब 20 राज्यों में इस समय लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। तो क्या लॉकडाउन एक बार फिर से कारगर सिद्ध हो रहा है? हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। नहीं दी जा सकती है, तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने। कोरोना के 3,66,161 नए केस, 3,754 लोगों की मौत, 3,53,818 कोरोना मरीजों की अस्पताल से छुट्टी। ये आंकड़े राहत पहुंचाने वाले हैं। जब दूसरी लहर की पीक की ओर अटकलों का दौर चल रहा था, कोरोना के रोजाना के मामलों में करीब 37,500 की गिरावट ने उम्मीद की रोशनी दिखा दी थी। खास बात यह है कि कोरोना के दैनिक मरीज और ठीक होने वालों का फासला बिल्कुल कम हो गया है। यानी जितने लोग बीमार पड़े, करीब उतने ही स्वस्थ हो गए। पिछले 4 दिनों से कोरोना के रोजाना मामले 4 लाख के ऊपर चल रहे थे। आज ये सिलसिला टूट गया। पिछले 4 दिन के कोरोना के रोजाना के मामलों पर नजर डालें तो 6 मई को 4,12,262 केस, 7 मई को 4,14,188 केस, 8 मई को 4,01,078 केस, 9 मई को 4,03,738 नए मामले। तो क्या अलग अलग राज्यों ने किश्तों में अपने यहां जो लॉकडाउन लगाए उसका असर अब दिखने लगा है? क्या वक्त आ गया है कि पिछले साल कोरोना को रोकने के लिए जिस सख्ती से राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, उसका वक्त आ गया है? कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन के समय सीमा तय की है। अब इसका असर देखने को भी मिलने लगा है। हर रोज कोरोना से पीड़ित लोगों की जो संख्या लगातार बढ़ रही थी, अब उसमें कमी भी आने लगी है। याद कीजिए, पिछले साल जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था, तब देश में 600 से भी कम कोरोना के केस थे और सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आज लगातार 4 लाख के इर्द गिर्द रोजाना नए केस आ रहे हैं। तो क्यों नहीं इस आजमाए हुए फॉर्मूले को फिर से अपनाया जाए? We request the authorities that there should be a complete lockdown for 15 days, not only to break the chain of this infection, but also for the augmentation of the various health requirements, especially oxygen supply and various drugs required. राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लॉकडाउन का धीरे धीरे ही सही लेकिन असर है। दिल्ली की मिसाल लीजिए। दिल्ली में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उस दिन 25,462 नए केस आए थे, जबकि कल सिर्फ 13,336 नए केस। हाँ, मौत की रफ्तार जरूर चिंता में डालने वाली है, लेकिन संक्रमण दर में गिरावट है। संक्रमण दर 29.64% से गिरकर 21.67 पहुंच गई। इसे और कम करने के लिए आज से लॉकडाउन की नई किस्त शुरू है। पॉजिटिविटी रेट का कम होना एक सबसे बड़ा शुभ संकेत है। उसके लिए जो आकलन हुआ है सरकार के स्तर पर, वो यही बताता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से अमल में लाया गया है वो एक बड़ी वजह है। और इसीलिए आज से जो प्रोविजन है, जो उसके और भी दिशा निर्देश है, उसको और सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल मेट्रो परिचालन आज से बंद कर दिया गया है और अगले 1 हफ्ते तक मेट्रो नहीं चलेगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी देर से ही सही लॉकडाउन के नतीजे दिखने लगे हैं। महाराष्ट्र में कल 48,401 नए केस आए, जबकि 572 लोगों की कोविड से मौत हुई। 3 मई को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस 50,000 से ऊपर आ रहे थे। राहत की बात यह है कि कोरोना से रिकवरी रेट 86.4% पहुंच गया है। महाराष्ट्र के लिए राहत की खबर यह है कि राज्य में 12 ऐसे जिले हैं जहां पर कोविड का आंकड़ा अब संभलता नजर आ रहा है।
कल राज्य में सिर्फ 48,401 नए केसेस सामने आए। हालांकि दूसरी तरफ यह बात भी गौर करने वाली है कि अभी भी एक्टिव केसेस राज्य में 6 लाख से ऊपर हैं। 16 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी है। ऐसे में 15 मई से पहले राज्य सरकार को अहम फैसला लेना है कि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस राज्य में और बढ़ानी है या नहीं। दिल्ली और महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद कोरोना के केस कम हुए हैं। 29 अप्रैल को जब लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ था तब 29,824 डेली केस आए थे और कल ये 23,333 पर पहुंच गया। सवाल उठता है कि आंकड़ों में ये गिरावट स्थायी है या फिर अस्थायी। लेकिन दूसरी लहर की पीक और तीसरी लहर की अटकलों के बीच सरकार से सख्त कदम की मांग तेज होने लगी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना ने हमारे देश में जबरदस्त कहर बरपाया है, लेकिन अब 4 लाख जो हर पिछले 24 घंटों में हम जा रहे थे उसमें कमी आई है। 3,60,000 पर हम पहुंचे हैं। विभिन्न राज्यों में केसेस कम हो रहे हैं, ये राहत की बात है। गौरव भाटिया जी, अभय दुबे जी, मोनोजीत मंडल जी और राजीव रंजन जी, आप चारों को नमस्कार और चारों का बहुत धन्यवाद, चारों का स्वागत आज तक पर। हम चर्चा की शुरुआत कुछ हिस्सों में करेंगे, कुछ सेगमेंट्स में करेंगे। आप चारों को बता दें थोड़ा सा, और भरपूर समय आपको दिया जाएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी बात बिल्कुल कीजिए, एक दूसरे को काटिए मत। उससे फायदा ये होगा कि बात लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को आपकी पार्टीज के स्टैंड क्लियरली पता चलेंगे। पिछले साल जब कोरोना ने हमारे देश में पांव पसारना शुरू किया, हम लोग डरे। उस वक्त ये नहीं पता था कि दवाई क्या होगी, वैक्सीन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वैज्ञानिक डॉक्टर्स ये नहीं जानते थे कि हमें क्या करना है, कैसे इस कोरोना से लड़ना है। लेकिन उस वक्त हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक सख्त फैसला लिया, लॉकडाउन लगाया और कभी भी केसेस 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं गए। यह एक ऐसी पहल थी जिससे देश ने राहत की सांस ली। आज ठीक 1 साल बाद केस 3,60,000 को पार कर गए हैं और पिछले हफ्ते में 4 दिन हमने 4 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। विभिन्न राज्य अलग अलग लॉकडाउन लगा रहे हैं, कुछ प्रतिबंध लगा रहे हैं, कुछ नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, गौरव जी, सबसे पहले सेगमेंट ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो विभिन्न राज्य और केंद्र जिस तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं थोड़े थोड़े, उससे वाकई कोरोना कंट्रोल में हो रहा है और एक ये अच्छा कदम है कि सबको छूट दे दी जाए, सब राज्यों को छूट दे दी जाए और केंद्र जो चाहे, जिस तरह से चाहे उस पर काबू करने की कोशिश करे? क्या ये एक उपाय बेहतर लगता है? क्या आज आप ये मानते हैं कि ये विभिन्न राज्यों के द्वारा लगाए गए केंद्र के प्रयासों की वजह से केसेस में कमी आ रही है? गौरव जी। सैयद जी, देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि कोविड की महामारी को परास्त करने के लिए हर एक नागरिक को एकजुट होना पड़ेगा। हर सरकार, चाहे केंद्र की प्रदेश की, एकजुट होना पड़ेगा। और आपने 1 साल पहले की बात करी तो उस वक्त स्थिति क्या थी, आपने बहुत खूबसूरती से दर्शकों को बताया। उस वक्त हमारे को अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना था और उस वक्त हमें इस पैंडेमिक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हमारे पास उस वक्त 1 और 2 टेस्टिंग लैब थी, जो आज करीब 1400 टेस्टिंग लैब हो गई। हमारे पास तब 2 स्वदेशी वैक्सीन नहीं थे। 17 करोड़ भारतीय आज वैक्सीनेटेड है, स्पुतनिक आ रहा है, बाकी वैक्सीन भी आ रहे हैं। आज जो विशेषज्ञ कहे ना सैयद जी, कई बार उनकी बात मान लेनी चाहिए, इसी में समझदारी होती है। राजनीति पे हम बाद में चर्चा करेंगे। आज एक एम्पावर्ड कमेटी है, ये विशेषज्ञों की कमेटी है। ये बेहतर जानती है कि जो कोविड के केसेस हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ जिलों में भारत के। तो प्रदेश की सरकारों का जो क्षेत्र अधिकार भी है और उनके पास ये ताकत है, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाइए। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि जहां संक्रमण की दर ज्यादा है और डेंसिटी बहुत हाई है, वहां पे हमने कंटेनमेंट कर दिया, वहां हमने रोक दिया कोविड के संक्रमण को। और जो बाहर हैं लोग, वो लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते हुए जो बाकी गतिविधियां हैं वो भी चल रही हैं, जिससे देश रुक नहीं रहा। और इसीलिए
आप याद करिए जब पिछले साल लगा था लॉकडाउन तो कहा जा रहा था, कई प्रदेश की सरकारों ने कहा कि हमें ये ताकत दीजिए, हम नहीं चाहते पूरे प्रदेश में जो है लॉकडाउन लगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने सभी मुख्यमंत्रियों से भी बात करी, प्रधानमंत्री जी की बैठक में सुझाव आए और ये तय हुआ कि प्रदेश के सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों के पास ये क्षेत्राधिकार है, वो तय करेंगे कि किस किस जिले में लगना है, किस में नहीं लगना। अच्छी बात क्या हुई, देश चलता भी रहा, हमारी कोविड की लड़ाई भी चल रही है और आज आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे संक्रमण के मामले भी कम हुए हैं और दुखद मौतें जो हैं वो भी कम हुई हैं। और ऑक्सीजन सप्लाई जो एक बड़ा प्रमुख मुद्दा था, आपके चैनल पे भी हमने चर्चा करी, ऑक्सीजन सप्लाई के एसओएस कॉल भी अब करीब करीब खत्म हो गए आना, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे देश में हर प्रदेश में दिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद गौरव जी, और धन्यवाद हमारे तीनों मेहमानों का भी कि बहुत ही आपने ध्यान से राजीव जी, अभय जी और मनोजीत जी, गौरव जी की बात सुनी। बिल्कुल इसी तरह से अभय जी, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां पर जिस तरह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, आंशिक नाइट कर्फ्यू या प्रतिबंध, आप उससे सहमत है और आपको लग रहा है कि बाकी जो केसेस कम होने शुरू हुए हैं, जो राहत की खबरें अब आ रही हैं, अभय जी, ये इसी तरह से चलता रहेगा तो हम इस पर काबू पा सकते हैं? हाँ, वो बात अलग है अभय जी कि आप कहें कि नहीं केंद्र को फैसला लेना चाहिए, पूरे देश में लगाना चाहिए, वो अगले, पहले आपके हम एक बार बात सुन लें कि आप कितने संतुष्ट हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश क्या कर रहे हैं, वो कितने संतुष्ट हैं और किस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम अगले सेगमेंट में इस मुद्दे पर भी आएंगे। अभय जी देखिए, सईद अंसारी से बात कर रहा हूँ, देश के एक मूर्धन्य बात है। तो मैं चाहता हूँ कि महामारी की विभीषिका में किस राजनीतिक दल की परिस्थितियां क्या है। सईद अंसारी जी, हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि केसेस कम हुए हैं। ये प्रकाश डाला जाना बेहद जरूरी है कि हमारे टेस्टिंग 3,92,000 कम हो गए कल से। 30 अप्रैल को 19,45,000 टेस्टिंग हुए थे, जो अब 14,75,000 टेस्टिंग पर हम आकर रुक गए हैं सईद जी। इसलिए ये दिखाई दे रहा है कि हमारे केसेस कम हुए हैं। पॉजिटिविटी रेशो जो है, वो पॉजिटिविटी रेशो आज 25.9% है, बजाय कि जब 2 लाख केसेस, हमारे 4,02,000 केसेस आए थे, उस समय भी 24.2% था। इसलिए ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए हमको, हिंदुस्तान को, कि हमारे केसेस कम हुए हैं। हमको, हमारी सरकारों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। सईद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अभय जी, बीच में आपका संपर्क टूटा जरूर था जी, लेकिन अब आवाज, अब अपनी बात पूरी कर चुके हैं या? हाँ नहीं, बस मैं 10 सेकंड हो जाएगा आपके। तो दूसरे बड़ा विषय जो देश के सम्मुख है, जो दूसरी बड़ी परेशानी जिसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ, हमारा वैक्सीनेशन का ड्राइव डे बाय डे कोलैप्स होता जा रहा है सही जी। जो वैक्सीन हमारे 8 अप्रैल को 41,45,000 तक पहुंच गए थे, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कल वो 7,36,000 मात्र लगे हैं। एवरेज जो वैक्सीन हमारे हैं वो 14 लाख वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, और अगर यही हमारी गति रही तो कम से कम 3 साल इस वैक्सीनेशन को लगेंगे हमारे। जो रेमडेसिविर की कमी है, केंद्र की सरकार ने समय पर ध्यान नहीं दिया। 38,80,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, 7 कंपनियों ने उसका प्रोडक्शन कम किया, एक्सपोर्ट किए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 9,000 मेट्रिक टन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमने एक्सपोर्ट की, भारत की सरकार ने ऑक्सीजन मैपिंग समय पर नहीं की। आखिरी तथ्य में रखना चाहता हूं, 25 मार्च 2020 को पहली मीटिंग हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी की, सारे स्टेट सेक्रेटरी होम के साथ, और ये कहा था कि भविष्य में ऑक्सीजन के क्राइसिस होंगे। 1 साल पहले की घटना है ये, और हमको स्टेट वाइड कोऑर्डिनेशन करना है। एक टास्क फोर्स बनाया गया, एक वॉर रूम बनाया गया, एक नंबर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो दूसरी मीटिंग की वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 15 अप्रैल 2021 को की, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरह अपनी सत्ता को चुनावों में 5 राज्य के
चौंक चुके थे, जो सिर्फ 11 मीटिंग की 20 मार्च 2020 से लेकर इस पेंडेमिक तक, तो 33 रैलियां प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों में की है। इसलिए ये परिस्थितियां भयावह हुई है, इसलिए आंख बंद नहीं कर सकते, हम शुतुरमुर्ग की तरह अप्रोच नहीं कर सकते कि केसेस कम हुए हैं। केसेस कतई कम नहीं हुए, टेस्टिंग कम हुई, इसलिए दिखाई दे रहा है देश के दूरस्थ गांव-गांव में ये महामारी ने पैर पसार दिए और अब सरकार को चाहिए कि वो पूरी शिद्दत के साथ, सारी सरकार एक साथ मिलकर दृढ़ता से इस पर काम करे। अभय जी, हमने आपसे निवेदन किया था कि पहले कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, उसका कुछ असर हो रहा है या नहीं, उससे केसेस कम हो रहे हैं या नहीं, उस पर आप अपनी राय रख दीजिए। अगले सेगमेंट में आएंगे तो आरोप प्रत्यारोप कर देंगे। लेकिन आपने पूरी बात करी और बहुत अच्छी बात है। तीनों का एक बार फिर से, गौरव जी, मनोजीत जी और राजीव जी का धन्यवाद कि उन्होंने बिल्कुल आपको टोका नहीं, तीनों टोकना चाहते थे। गौरव जी का तो विशेष तौर पर, शायद वो तो बहुत रोकना चाह रहे होंगे। राजीव जी, ये बात सच है कि पिछले साल जब कोरोना से हम युद्ध लड़ रहे थे, हमारा देश जूझ रहा था, तो उसके बाद राज्यों ने ये मांग की कि साहब हमें अधिकार दिए जाएं, हमें अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाने का अधिकार दिया जाए, हम लॉकडाउन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये फैसला हमें करने दिया जाए। गौरव जी ने भी इसका उल्लेख किया अभी, और वो दिया गया है राज्यों को अधिकार, और राज्यों ने अपने हिसाब से वो किया। आपको लगता है राजीव जी कि इसका फायदा हुआ, और जो आप कर रहे हैं, जो राज्यों ने किया, वो कहीं ना कहीं ठीक था या एक सही दिशा में वो बढ़ रहे थे या नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है राज्यों को ये अधिकार होना चाहिए अपने अपने राज्य में, जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अनुशंसा के आधार पर किन जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, किस तरह के एहतियाती कदम कहाँ उठाए जाए, कहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन आवश्यक है, कहीं आंशिक ढील दी जा सकती है। इन तरह के फैसलों को लेने का अधिकार राज्य सरकार को इसलिए होना चाहिए कि पुलिसिंग पूरी तरह से उसका क्षेत्राधिकार है और स्टेट सब्जेक्ट भी है। तो लॉकडाउन में पुलिसिंग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जो अंतर्राज्यीय यातायात है वो खुले होने से सामानों की किल्लत नहीं होगी और लोगों को सब कुछ मिल सकेगा। बस करना यह है कि राज्यों की सीमाओं पर जिस तरह से एयरपोर्ट्स पर जिस तरह की सावधानियां बरती जाती है, कोविड नेगेटिव, कोविड पॉजिटिव का प्रमाण देखा जाना वहां आवश्यक होता है, उसी तरह से बॉर्डर्स पर भी सख्ती के साथ इसका पालन कराया जाए। हर राज्य को अपने राज्य की स्थितियों के अनुरूप इस तरह के डायरेक्टिव जारी करने पड़ते हैं जी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्यों को अधिकार होगा तो निसंदेह इससे निपटने में राज्य ज्यादा बेहतर तरीके से कारगर भूमिका का निर्वहन करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, लॉकडाउन का फायदा तो निसंदेह हुआ है, आंकड़ों से इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता है। और लॉकडाउन एक कारगर कदम है, लोगों की आवाजाही कम होगी, लोग एक दूसरे से कम मिलेंगे, तो जो घनी आबादी के जो इलाके हैं वहां तो निश्चित तौर पर इससे काफी फर्क पड़ना है। और इसीलिए लॉकडाउन की प्रक्रिया कैसे उसका क्रियान्वयन हो, ये अलग अलग राज्य अपने तरीके से सोचें, लेकिन ये एक कारगर कदम है। कारगर कदम राजीव रंजन जी से बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ सुझाव भी यहाँ पर आपके आए, वो भी अच्छी बात है। मनोजीत जी, जैसे ही ममता बनर्जी ने शपथ ली तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि उनकी प्राथमिकता कोरोना से लड़ना है, और इससे एक राहत मिली कि जो आरोप आपके बंगाल पे लगातार लग रहे थे कि आप लोग जबरदस्त रैलियां कर रहे हैं, सिर्फ आप नहीं, विभिन्न राजनीतिक दल वहां रैलियां कर रहे हैं और बंगाल कोरोना को भूल चुका है और इस चुनाव के बाद बंगाल में कोरोना विस्फोट होगा। लेकिन ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के तत्पश्चात ये जो आश्वासन था उससे राहत मिली। आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा हो रहा है मनोजीत जी? बिल्कुल, देखिए एक हफ्ता पहले ही हमने एक तरह का लॉकडाउन यहाँ घोषित कर दिया था। तब ममता जी शपथ नहीं लिए थे, लेकिन गवर्नमेंट की एक्टर गवर्नमेंट थी, वो एक तरह का लॉकडाउन हम यहाँ पर चल रही है। केसेस भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उतना कम नहीं हुए हैं। अभी 18-20 के आसपास हम चल रहे हैं, करीब 65,000 के हम टेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो हालत है, ये हालत खराब हो सकते हैं,
इसलिए हम बहुत सारा प्रिकॉशन ले चुका है। कैसे हम ये बात, मेरा एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जो मेरा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, वह हमने एक सेफ हाउस बनाने की कोशिश किया है और सरकार को हमने लिख के, सरकार ने तुरंत हम लोगों को परमिशन दे दिया है। एक हॉस्टल को, बॉयज हॉस्टल को मैंने जो एकदम कलकत्ता के बीच रास्ते में होते हैं, बॉयज हॉस्टल को हमने पूरा सरकार को दे दिया। इसी तरह बहुत सारा सेफ हाउस सरकार ने भी बनाया, सरकार प्राइवेट अस्पताल मिलके हमने बनाया है। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए, अस्पताल में लोगों को, हर लोगों को हम बेड अभी नहीं दे सकते, इसलिए सेफ हाउस बना रहे हैं। जिन लोगों को माइल्ड और मॉडरेट इन्फेक्शन है, उन लोगों को वहाँ पर इलाज, उन लोगों को वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रही है। तो इस तरह का लगातार इनोवेटिव कोशिश हम जारी रखे हैं। और ये भी एक अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 23 डिस्ट्रिक्ट में से करीब 5 या 6 में ज्यादातर केसेस नहीं है, 100-200 के आसपास से केसेस है। तो अगर उस जिले में पूरा लॉकडाउन होता तो प्रॉब्लम होता। इसलिए हम नहीं मानते ही कि एकदम पूरा झट से हम लॉकडाउन कर सकते हैं। लेकिन कलकत्ता और आसपास के इलाका में जो हर बार होती है, यही कलकत्ता में सबसे ज्यादा 3000, 4000 इस तरह से केसेस, और साउथ और 24 नॉर्थ 24 में ज्यादा से ज्यादा केसेस आते हैं। तो हम लोग यहाँ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एक तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग काफी सारे आगे आ चुके हैं। जिस तरह हम खराब उम्मीद हम बोल सकते हैं, जिस तरह हम सोचता था क्योंकि इलेक्शन के बाद बहुत सारा एक्सप्लोजन हो जाएंगे, अभी तक ईश्वर से कृपा से उस तरह का एक्सप्लोजन अभी तक नहीं हुआ। लोगों में जागरूकता फैला रही है। ममता दी हर रोज जब से शपथ ली है 5 तारीख से, हर रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ने एकदम बिल्कुल हम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वही जो हमारा जो अभ्यास थी कि मास्क पहनो और 2 गज की दूरी रखो और जरूरत ना हो तो घर से मत निकलो, उस तरह का जो अभ्यास थे और हम लोगों को लोगों के पास बनाए रखे की कोशिश करने हैं। लेकिन केंद्र सरकार को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग वैक्सीन मांग रहे हैं, 3 करोड़ करीब वैक्सीन मांगा है। वैक्सीन अगर नहीं आएगी तो हम इसके साथ पूरा झेल नहीं सकते, सबको पता है। वैक्सीन को रैंप अप करना चाहिए। जो स्टेट हमारा स्टेट 3 नंबर में है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आपको पता ही है, देश की एक बड़े स्टेट में गिने जाते हैं। तो करीब 3 करोड़ का वैक्सीन तो अभी चाहिए, जो 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। और लगातार हम सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। आज वैक्सीन कुछ वैक्सीन मिला, लेकिन वो ज्यादा नहीं है क्योंकि सेकेंड डोज में हम लोगों को देना है। और इसलिए हमको लगता है एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन स्टेट के साथ सेंटर को होनी चाहिए, जहां की वैक्सीन ज्यादा से मिला। हम खरीद रहे हैं वैक्सीन, आपको पता है 50% जो 7 लाख वैक्सीन आज के तारीख पे आप बोल रहे हो कि 7 लाख वैक्सीन आ चुकी है, उसमें से 50% हमने खरीद दिया और 50% सेंटर ने हमको दिया है। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन अनइंटरप्टेड, जिसे हम कहते हैं, लगातार इस तरह का वैक्सीनेशन की जो चालू रखना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट दिस डिजीज। और आपको हमको ये भी बताएंगे कि ये अभी कोरोना का अंत नहीं हो रही है भाई साहब। लोग कह रहे कि 3rd वेव भी आ सकते हैं, इसीलिए हमको और भी चौकन्ना रहना चाहिए और एक साथ एकजुट होके इस महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही मनोजीत जी। एकजुट होना है, एक साथ होना है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय केंद्र और राज्य का होना चाहिए। अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ें। गौरव जी, जाहिर सी बात है कि अभय जी ने इतने सारे सवाल उठा दिए हैं कि आप उनका जवाब देना चाह रहे होंगे। अवश्य आपको देना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है गौरव जी, हालांकि सभी राज्य खुश हैं, ये हो रहा है कि भाई हमें अधिकार मिला, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देश आम जनता में अब एक कम से कम एक ये भाव आने लगा है कि संपूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं गौरव जी? क्या केंद्र सीधे सीधे ये घोषणा नहीं कर सकता है कि कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आज हम 4 लाख से घटकर 360 पर आए, लेकिन ये भी चिंता की बात है। अभय जी की बात ये ठीक है कि ये कम नहीं हुआ है, घट नहीं रहे, घट तो रहे हैं अभय जी, लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति है, आज भी हाहाकार जैसी स्थिति ही देश में है। तो गौरव जी, क्या इस बात की कोई संभावना, या ऐसा किया जा सकता है या ऐसा नहीं किया जा सकता, उसके पीछे कारण क्या है? सूर्य जी, सबसे पहले मैं अभय जी की बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन आपका प्रश्न बड़ा अहम है, क्यों नहीं। हमारे देश में 750 से ज्यादा जिले हैं
आप ये बताइए, अगर किसी जिले में संक्रमण किए जो लोग हैं बहुत ज्यादा संक्रमित नहीं है और वहां बाकी जो भी कार्य है वो हो सकता है, श्रमिक मजदूर हमारे भाई हैं, वो काम करके अपने दिन की रोजी रोटी जो है कमा सकते हैं, तो उनको पूर्ण लॉकडाउन लगा के क्यों रोका जाए? और इसीलिए विशेषज्ञों की बात मानना आवश्यक है। और ये भी बात सबको पता है कि अभी सेकंड पैकेज श्रमिक मजदूरों के लिए जो हमारे देश में गरीब हैं, वंचित हैं, उनके लिए 26,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने घोषणा करी कि उनको 2 महीने का राशन दिया जाएगा। जब आप पूर्ण लॉकडाउन लगाएंगे, याद करिए सैयद जी, पिछले साल बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास संसाधन नहीं थे कि वो 15 दिन 1 महीना घर में रह सके। उनके अनाज की चिंता, उनके लिए कार्य करना, उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चे, ये सब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को देखना पड़ता है। तो इसलिए ये बेहतर है कि जहां पे बहुत ज्यादा संक्रमण है वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएं, और यही विशेषज्ञों की राय भी है। और ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, समय की परिस्थिति को देखते हुए ये बदल भी सकता है। लेकिन आज की हम बात करें दूसरी बात। गौरव जी, क्षमा, समय काल परिस्थिति, आप यहीं से हम चर्चा को आगे ले जाएंगे। अभय जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बार बार वो इशारा कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। अभय जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जब लौट कर आएंगे तो विभिन्न राज्यों और गैर बीजेपी शासित राज्यों का यह आरोप है कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है और हमें कोरोना से लड़ने के लिए संसाधन जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो नहीं मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, ये गौरव जी से जवाब लेंगे। और अभय जी, मनोजीत जी, राजीव जी के पास भी एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे कि उनकी परेशानी, तकलीफ कोरोना को लेकर केंद्र की तरफ से क्या आ रही है। जैसे जैसे शहर राज्यों में शहरों में लॉकडाउन हो रहा है, जिलों को लॉकडाउन किया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं, 3,60,000। ठीक कह रहे हैं अभय जी कि ये कोई खुश होने वाली स्थिति नहीं है, आंकड़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ 4 लाख से कम आया है, ये थोड़ी सी राहत की बात है। अभय जी, हमने पहले ही आपसे ये बात कही थी। अभय जी, जब पहली लहर के बाद केंद्र ने यह अधिकार दिया राज्यों को कि वो अपने हिसाब से फैसला कर सकता है, ये एडवाइजरी जारी की कि सेकेंड वेव के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, आप ऑक्सीजन की तैयारी रखिए, आप हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कीजिए और देख के रखिए कि आपको जूझना पड़ सकता है। क्या तैयारियां केंद्र राज्यों ने की, या सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारी भूल कर अभय जी सिर्फ केंद्र पर ही उंगली उठाएंगे? सईद जी, देखिए, केंद्र पर को सही रास्ता दिखाना, केंद्र पर उंगली उठाना, ये प्रतिपक्ष का दायित्व है। नहीं तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक कही थी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कि सरप्लस ऑक्सीजन है। सरप्लस ऑक्सीजन है तो आप समूचे विश्व के राष्ट्रों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, महामारी में वो कैसे लड़े हैं। ऑक्सीजन मैपिंग तो केंद्र सरकार को ही करनी है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उसका ये गंभीर आरोप था कि उत्तर प्रदेश ने 12 घंटे तक उनके ऑक्सीजन कंटेनर्स को रोक कर रखा, जिससे उनके यहाँ मरीजों को बहुत परेशानी हुई। तो ये केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो उसकी मैपिंग करें। अगर उड़ीसा में ऑक्सीजन सरप्लस है तो वो कैसे आप दूसरे स्टेट को सप्लाई करेंगे, हिमाचल में एक्सेस है तो वो कैसे सप्लाई करेंगे। और ये राज्यों का समन्वय अभय जी नहीं हो सकता, राज्यों के बीच इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती। ये तो हुआ था, ये तो दिल्ली राजस्थान में हुआ है, अभी खूब लड़ाई हो रही है। ये तो हरियाणा और दिल्ली में ये हुआ नहीं। हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं सर, आपसे सिर्फ समझना चाह रहे हैं। मैं वही समझा रहा हूँ, मेरे पास केंद्र सब कुछ करेगा, केंद्र सब कुछ करेगा, भाई राज्य आपस में भी कुछ कर। सुनिए ना, इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट में केंद्र सरकार को ये बाकायदा कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो 25 मार्च 2020 को मीटिंग ली, उसके बाद 22 अप्रैल 2020 को एक सर्कुलर निकाला केंद्र सरकार ने, और ये तक कहा कि कैसे हमको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। ये तो उन्हीं को करना था। दूसरा बहुत अच्छा सवाल आपने किया और उसका जवाब देना बहुत आवश्यक है, वैक्सीन का मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि फ्रांस ने 24.18% अचीव कर लिया है वैक्सीनेशन, उसके केसेस कल आए सिर्फ 19,000। जर्मनी ने 29% अचीव किया है, उसके कल केसेस आए 17,000। इजराइल ने 62% कर लिया है, उसके केसेस कल आए सिर्फ 30। यूके ने 51%, उसके कल केसेस आए 2,490। यूएस में सेकंड वेव थी, 3 लाख केसेस तक आए थे, लेकिन उसका 44% वैक्सीनेशन हो गया और सिर्फ 49,000 केसेस आए। सुनिए ना, तो हिंदुस्तान को
ये बात समझ लेनी चाहिए। पूरा फोकस कीजिए वैक्सीनेशन पर। जो गलती इन्होंने रेमडेसिविर में की, जो ऑक्सीजन मैपिंग में की, उसको समय रहते आज भी सुधारने की आवश्यकता है। आखिरी बात सही जी, आखिरी बात में सरकार से कहना चाहता हूं, देखिए आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाइए, लेकिन ये आपके पास भी अधिकार होना चाहिए कि जो 20% अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनको न्याय से फैसिलिटेट कीजिए कम से कम 6 माह तक, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। बार बार आप राज्यों का विषय कह रहे हैं कि राज्य लगाए, नहीं। आज प्रधानमंत्री जी आपको दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। आपके तथाकथित 20 लाख करोड़ के पैकेज में 20 रुपए भी लोगों को नहीं मिले। आप न्याय की योजना लागू कीजिए, आपके नाम से कर दीजिए, कोई हमको उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये आप ही की तरफ से होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा सुझाव है, आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से होना चाहिए। गौरव जी, मनोजीत जी और राजीव जी दोनों ने कहा, वैक्सीन की बात यहां पर दोनों ने उठाई और सुविधाओं की बात दोनों ने उठाई, और ये जिम्मा, ये बात बिल्कुल सच है कि भाई केंद्र ने तो बता दिया था पहली वेव के बाद कि आप लोग तैयार रहिए, ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर लीजिए, हॉस्पिटल्स की अपनी स्थिति भी देख लीजिए, बेड भी देख लीजिए, क्योंकि सेकंड वेव आने वाली है, आएगी ही, तैयारी रखिए आप। लॉकडाउन का अधिकार भी आपको दिया जाता है, वो भी आप कीजिएगा। हम ये भी कह सकते हैं यहां पर गौरव जी कि जिम्मेदारी केंद्र की कम हुई, क्योंकि राज्यों की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन जो जिम्मेदारी केंद्र की थी, क्या कहीं ना कहीं उसे निभाने में केंद्र असफल रहा है? सैयद जी, मेरी एक आपसे गुजारिश है, आप ब्रेक पे चले गए और मैं समझता हूं कमर्शियल ब्रेक बड़े ही आवश्यक होते हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि देखिए एक अच्छी डिबेट चल रही थी, मैं भी अपने समय का बड़ी इंतजार कर रहा था। अब बिंदुवार तरीके से अपनी बात रखता हूं। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन की बात करिए, हमें ये जानना होगा, हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, बेड्स, अस्पताल, दवाइयां, ऑक्सीजन, ये सब जो है ये प्रदेश सरकारें भी बड़ी कुशलता से पूर्ण कर सकती हैं, लेकिन उसकी मैपिंग जो है वो केंद्र सरकार करता है। ये देखिए राजस्थान का सरकार का इश्तिहार है, अभी 5-6 दिन पहले ये दिया था, क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं थे, जैसे दिल्ली में नहीं थे, राजस्थान में नहीं थे। तो पहला सवाल, ये पहले क्यों नहीं आए? दूसरी बात, आज बीएमसी के कमिश्नर से एक इंटरव्यू हुआ बड़े प्रतिष्ठित अखबार का, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा एक ऐसा समय आया कि लगा कि मुंबई में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और मैंने एक SOS कॉल जो है वो केंद्र के सेक्रेटरी को किया, और 1 मिनट से कम समय में मेरे पास वापस एक कॉल आया, और मैंने बताया कि ऑक्सीजन मुंबई में आने में 8 दिन हल्दिया से लग जाएंगे, आप मेरी मदद कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा क्यों नहीं कर सकते, हमारे नागरिक हैं, और वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई की गई। फिर उनसे एक और बात पूछी गई जो आप पूछ रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन अगर कहीं कमी पड़े और केंद्र की सरकार पर्याप्त मात्रा में दे रही हो तो केंद्र पे दोषारोपण करे। उन्होंने कहा नहीं, अगर दोषारोपण किसी पे होना है तो प्रदेश की सरकार पे, क्योंकि जब ऑक्सीजन आ जाता है वो अस्पतालों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम प्रदेश की सरकारों का है। दूसरी बात, क्या उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री जी की तारीफ नहीं करी, शरद पवार जी ने तारीफ नहीं करी? ऐसा लगता है महावसूली अघाड़ी में 3 पहिए हैं, 2 पहिए अलग चलते हैं, एक पहिया साइकिल का पंचर वाला है वो अलग चलता है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ने तारीफ करी। अब मैं तीसरी बात, राहुल गांधी की सुने या राहुल विंची की सुने? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन। दो व्यंग्य कर दिया आपने, दो व्यंग्य कर दिए, नहीं करिए, आपका अधिकार है, लेकिन हम चाह रहे थे वसूली अघाड़ी वसूली सरकार और नहीं, प्लीज 1 मिनट, सैयद जी जरूरी है, थोड़ा सा डिरेल होते हैं सर। नहीं डिरेल नहीं, अगर आप ये बात पूरी होगी आप तय करके मुझे बता दीजिएगा 2 सेकंड में डिरेल हुए या नहीं। देखिए जब भ्रम की राजनीति और विरोधाभास की राजनीति होती है, राहुल गांधी कहते हैं लॉकडाउन लगाओ, राहुल विंची कहते हैं लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन, वैक्सीन दो ये कहते हैं राहुल गांधी, और राहुल विंची कहते हैं कि वैक्सीन डेंजरस है, खतरनाक है, इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। पीएम वैक्सीन लगाए कहते हैं राहुल गांधी, राहुल विंची कहते हैं कि पीएम ने कैसे पहले वैक्सीन लगा लिया, अंगोछा तो आसामी था, ये नर्सिस तो साउथ की थी, ये तो चुनाव प्रचार है। चौथी बात, विदेशों को मदद नहीं करनी चाहिए, ये राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन राहुल विंची कहते हैं विदेशों से मदद आ रही है, हमें भी तो सुने, तो किसकी सुने? इतना कंफ्यूजन क्यों है विपक्ष में? और हो सकता है कि इनकी नियत में भी खोट हो, इसलिए ये ऐसा है। ये चाहते हैं कि मोदी जी हारें, इनको ये नहीं समझ में आता कि देश का प्रधानमंत्री हारेगा तो देश हारेगा। इस वक्त विपक्ष की भूमिका
सकारात्मक होनी चाहिए, जीत की तरफ अग्रसर रहे हमारा देश, ये सोचना चाहिए। राजनीति के लिए तो बहुत समय मिलेगा। धन्यवाद। अभय जी आप जरूर जवाब दीजिएगा। अभय जी नहीं, जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन क्योंकि मनोजीत जी और राजीव जी की बारी है, नहीं उनका एक रिएक्शन बस सीधे सीधे सर सुनिए ना, वो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मनोजीत जी जल्दी से आप जवाब दीजिएगा ना, जैसे गौरव जी ने इंतजार किया, आप भी जवाब दीजिएगा। देखिए गौरव जी को अभी पता चला कि ये जो पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट पिछले साल आपको पता नहीं था, आपने किसी गवर्नमेंट के पीछे लगी थी। लास्ट पिछले अप्रैल के महीने में 2020 अप्रैल में आपने टीम भेज दी। आप क्यों टीम नहीं भेज रहे हो भाई साहब? अभी तो जरूरत है। पिछले साल तो 5000 भी केसेस नहीं थे। देखिए ये पॉलिटिक्स आप भी करने की कोशिश किए हो, आप भी क्रेडिट लेने की कोशिश किए हो, ये मानना चाहिए। इतिहास है, बहुत बहुत करीबी की इतिहास है, ये हम सबको मानना चाहिए। और वैक्सीनेशन लेके भी आपका कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं। आप आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में कहे हो कि वैक्सीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को कोई हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, लेकिन एक हर स्टेट्स के एक प्रॉब्लम है, बीजेपी रूल स्टेट का भी प्रॉब्लम है। वैक्सीनेशन का प्राइस एक होनी चाहिए और वैक्सीनेशन अनइंटरप्टेड वैक्सीन स्टेट को मनोजीत जी थोड़ा सा समय कम है सर। राजीव रंजन जी मैं माफी चाहता हूँ, थैंक यू आप रुक गए। राजीव जी जल्दी से सर, ज्यादा नहीं, 1 मिनट आपके पास है, उसके बाद 2 मिनट अभय जी के पास। राजीव जी क्या आपको भी लगता है कि केंद्र कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहा है और केंद्र अपना पल्ला झाड़ रहा है और राज्यों पर डालकर खुद अपने आप को पाक साफ दिखा रहा है? देखिए ये मुश्किल वक्त है, मैं नाइंसाफी शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर के हमारी चिंताएं भी हैं। अब तक हम लोगों को 84 लाख डोज मिले, जिसमें 80 लाख डोजेज हम लोगों ने दे दिए। अब हम लोगों के पास केवल 4 लाख डोज बचे हैं। 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लिए हम लोगों ने 1 करोड़ डोजेज की बात कही है और 15 लाख डोजेज के लिए राशि भी जमा की है, उसमें 3.5 लाख डोज मिले। तो ये क्या है कि जो लोग पहला डोज ले चुके हैं उनको दूसरा डोज भी समय सीमा के अंदर मिल रहा है, ये तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। बिल्कुल। इसीलिए वैक्सीन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस रणनीति पर काम होना चाहिए, चाहे वो उत्पादन बढ़े। राजीव जी इसके अलावा वैक्सीन के अलावा कोई मुद्दा है आपका, क्योंकि आप तो सहयोगी होकर? देखिए वैक्सीन एक बड़ा सवाल है, इसलिए कि वैक्सीन के जरिए ही इस महामारी का आप मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन देश में होना चाहिए? नहीं, मैं ये मानता हूं कि राज्यों को अधिकार रहे। ठीक है सर, और राज्य अपने तरीके से। बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल ठीक है। अभय जी देखिए नहीं, अब गौरव जी आपके पास आने का शायद समय नहीं मिलेगा, आप गौरव जी की बात का जवाब दे दीजिए। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगा दिए। सही जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सत्ता की भूख के आगे महामारी के मातम में इस हिंदुस्तान को तब्दील किया। वाराणसी में 61 वैक्सीनेशन के केंद्र बंद हैं। उत्तर प्रदेश में आज ही खबर है, नदी के किनारे लाशें पड़ी हुई है, नदियों में लोग फेंकने को बाध्य है। शमशान घाट को ढकने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक सीधा सा जवाब दीजिए, जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फरवरी में चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री जी को कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगा दिया है, वो वैक्सीनेशन के जरूरी संसाधन मुहैया नहीं करा रहा है, प्रधानमंत्री ने कूड़ेदान में फेंक दी वो चिट्ठी और कहा कि नहीं, जब तक 500 राज्यों के चुनाव नहीं हो जाएंगे मैं ध्यान नहीं दूंगा। 21 फरवरी को पहली मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने 500 राज्यों के चुनाव के लिए राजनीतिक दल की, तब सिर्फ 16,000 केसेस हिंदुस्तान में थे। वो लगातार एक तरफ केसेस बढ़ते रहे और प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को नकारते गए। इंटरनेशनली वैज्ञानिक कह रहे थे कि अमेरिका के 3 महीने बाद हिंदुस्तान में सेकंड वेव आएगी। अमेरिका में जो दिसंबर जनवरी में आई है वो अप्रैल में आएगी, प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया। सीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने फरवरी में रिपोर्ट दी थी कि 30 लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वो रिपोर्ट कूड़ेदान में डाल दी। अभय जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, क्षमा क्योंकि समय खत्म हो गया है। ठीक है, आपने हर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की बात सुनी। हमारे देश की जनता समझदार है, फैसला आपको करना है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि कोरोना बहुत तेजी से हाहाकार हमारे देश में मचा रहा है, लेकिन 4 दिन बाद 4 लाख से केस कम हुए हैं, 3,60,000 तक पहुंचे हैं। वैक्सीनेशन 17 करोड़ को हो चुका है, लेकिन देश की पूरी आबादी को अभी वैक्सीन लगनी बाकी है और फिलहाल कोरोना से लड़ने का सबसे सटीक उपाय यही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
देश में 4 दिन बाद 4 लाख से कम केस आए, 3,60,000। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन से केसेस घटेंगे या कोरोना खत्म होगा। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।